Hello everyone, wishing you all 74th Republic Day for today, which is 26th of January 23 में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का। सारे तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें 3 आर्टिकल मेन है। एक तो है हमारे जो फेमस और बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट रहे हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी उनके बारे में एक आर्टिकल है, उसको समझेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्ट और कल्चर का कितना सिग्निफिकेंस है आईएएस की प्रिपरेशन में। उसके बारे में उसके हवाले से कुछ चीजें जानेंगे। और साथ ही साथ दूसरा आर्टिकल है हमारा रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेके अब स्ट्रेटेजी क्या है, अभी तक की घटनाक्रम क्या है, उसको देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये भी और ये भी। और तीसरा है हमारा जो डॉलर को ओवरराइड करके देश आपस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उससे होने वाले नुकसान और भरपाई की क्या सिचुएशन है और क्या चीजें निकल करके आ रही हैं, उसको हम देखेंगे ना। पहला आर्टिकल जो है ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप चाहें तो द हिंदू की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। So Balakrishna Doshi, India's first architect to receive the Pritzker Architecture Prize. ध्यान दीजिएगा ये शब्द Pritzker Architecture Prize इनको मिला था. Recently passed away at the age of 95. Doshi was instrumental in shaping the discourse of architecture throughout the India. तो बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं और इन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई वो काफी फेमस भी हुई। और जो प्रिस्कर प्राइज है वो एक उल्लेखनीय पुरस्कार है आर्किटेक्चर की दुनिया में एंड इंटरनेशनल सिंस 1950। और 1950 से जो है वो काफी फेमस हुए विश्व के लेवल पे। और उसके साथ ही साथ इन्होंने दो दो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जिनके नाम फेमस है, जो प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला है अहमदाबाद नी गुफा, और दोनों ही अहमदाबाद में ही है। और दूसरा है टैगोर मेमोरियल हॉल, दोनों ही ये अहमदाबाद में है, उनको हम देखेंगे थोड़ा सा। और साथ ही साथ ये समझते हैं कि प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज जो है शुरू हुआ था 1979 में, और इसकी लास्ट अवार्ड है 2022 का। इसके साथ ही साथ जो फर्स्ट अवार्ड 1979 में मिला था इज अ ऑनर फॉर लिविंग आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट्स हुज बिल्ट वर्क डेमोन्स्ट्रेट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, विजन एंड कमिटमेंट। मतलब जो ये चीजें कॉम्बिनेशन दिखाती हैं उन सारे आर्किटेक्ट्स को मिलता है ये। एंड हैज प्रोड्यूस कंसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी, ये प्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इन जो हम दोषी साहब हैं इनकी बराबरी हमेशा अच्छे रिनाउंड आर्किटेक्ट से होती रही है। और ये प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज की वेबसाइट पे जब मैं गई तो वहां पे मुझे इसकी पिक्चर मिली है, जो उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया है बता करके कि उनके 2018 के लॉरिएट जो फॉर्मर जूरर प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज विनर बालकृष्ण नहीं रहे, बालकृष्ण दोषी नाम है इनका, और कृष्णन बालकृष्ण। और what they mention is through his ethical personal approach to build environment and his legacy of over 100 build works 1000 से ज्यादा 100 से ज्यादा 100 he touched humanity in every socio-economic class of his native country and continues to enhance society। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए वो काफी ज्यादा है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे। और साथ ही साथ जिन्होंने एक से ज्यादा जो बिल्डिंग्स बनाई उन पे काम किया उसका भी काफी कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ एज दोषी वुड ऑफन से आनंद करो और सेलिब्रेट लाइफ। और उनका जो स्टेटमेंट था कि आनंद करो और हमेशा जिंदगी को सेलिब्रेट करो, चेरिश करो, उनका मैसेज था। क्या उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन। नाउ इनकी तुलना हमेशा चार्ल्स एडवर्ड जॉनरेट से भी होती है, जिनको हम ली कॉर्बेसियर भी बोलते हैं। ली कॉर्बेसियर जिन्होंने चंडीगढ़ को पूरा आर्किटेक्ट किया था, इनका नाम फेमस है हमारे प्री के पर्पस से। और वैसे भी आर्ट एंड कल्चर में इनका नाम सुनने को मिलता है। वॉज अ स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, डिजाइनर, पेंटर, अर्बन प्लानर, राइटर एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ what is now regarded as modern architecture। So मॉडर्न आर्किटेक्चर के बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े मतलब फेमस आर्किटेक्ट रहे हैं ये भी। और स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनको तुलना का मतलब कि जो मिस्टर दोषी का कंपैरिजन इनसे होता था कि इनके लेवल का बढ़िया आर्किटेक्ट बनाने की क्षमता उनके अंदर थी, दिमाग था, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पे ऐड किया है कि ली कॉर्बेसियर को भी नहीं भूलिएगा, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो चंडीगढ़ वॉज डिजाइन इन 1950 एज पंजाब न्यू स्टेट कैपिटल फॉलोइंग पार्टीशन के बाद जो बढ़िया से बढ़िया डिजाइन करके पंजाब को गठित किया गया, बनाया गया था, वो इन्हीं की नेतृत्व में किया गया था। नाउ अब अहमदाबाद गुफा जो नाम है जिसको हमारे दोषी साहब ने बनाया था, आर्किटेक्ट की डिजाइन किया था, आप देखेंगे गुफा नुमा जगह है जो ये जमीन के अंदर एक गुफा जैसी जाती है, उसको बनाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे पेड़ों की तरह इनकी डिजाइनिंग है, जहाँ पिलर्स बनाए गए। आर्किटेक्चर देखना बहुत जरूरी है, पेड़ों की तरह की डिजाइन यहाँ पे इसके अंदर है। ये एक्चुअली एक आर्ट गैलरी है।
और यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स भी अंदर बनाई गई हैं इसको थोड़ा सा मॉडर्न आर्किटेक्चर और साथ ही साथ एक कुछ नया स्टाइल देने के पर्पज से। सो एक्चुअली आर्किटेक्ट में खास बात क्या होती है कि वो किसी भी डिजाइन को जब इम्प्लीमेंट करता है तो एक वो नई चीज उभर करके आती है, वो जो कैपेसिटी थी वो उनके अंदर थी। सो उनकी पहली ये बिल्डिंग है, इसको आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट प्री में कभी कभी पिक्चर्स भी पूछी जाती हैं कि अहमदाबाद नी गुफा या नी गुफा कहाँ पर है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे बालकृष्ण दोषी साहब से जुड़ा हुआ है और ये फेमस आर्किटेक्ट रही हैं। नाउ उसके साथ ही साथ इसमें खास बात क्या है, इट एग्जिबिट्स वर्क्स ऑफ इंडियन आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन। और ये जो यहाँ मैंने कहा ना कि गैलरी है, वो हमारे मकबूल फिदा हुसैन की साहब की गैलरी है और उसको ही पिक्चर करती है, पोस्ट शोकेस करती है उनकी पिक्चर्स को, उनकी ड्राइंग्स को, उनकी डिजाइन्स को। और जिसकी वजह से इनको हुसैन दोशी नी गुफा का नाम भी दिया गया है। सो इसमें मोज़ेक टाइल्स लगाए गए हैं और इसका जो पोजीशन है, जो डिजाइन है इस पूरी गैलरी की या कहना चाहिए गुफा की, वो काफी काबिल तारीफ है। नाउ नेक्स्ट जो उनका जो आर्किटेक्ट उन्होंने जो बिल्डिंग डिजाइन करी है वो टैगोर मेमोरियल है और वो भी अहमदाबाद में है। साथ ही साथ ये क्या है, ऑडिटोरियम है जो अहमदाबाद में है और इसको 1961 में बनाया था उन्होंने। और ये ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए कि आर्किटेक्चर में डिजाइन, आप देखिए कलर्स भी हैं इसमें, मॉडर्न डिजाइन भी हैं और साथ ही साथ इंडियन कल्चर का भी समावेश है इसके अंदर। सो इसका जो ब्रूटल आर्किटेक्चर का जो स्टार्टिंग है वो विदेशों से हुई और उनको यहाँ पे लाने वाले वो एक थे। ना कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड 1966 वाज कंप्लीट 1971, ये टाइमलाइन है। साथ ही साथ मैंने जब गूगल पे इसको और सर्च किया तो मुझे मिला कि ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो क्या है। ये आर्किटेक्चरल डिजाइन है दैट इमर्ज ड्यूरिंग 1950s इन द यूके अमंग द रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ द पोस्ट वॉर एरा। तो शुरुआत हुई इसकी यूके में। एंड ब्रूटलिस्ट बिल्डिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमलिस्टिक कंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत से कम कंस्ट्रक्शन इसमें होता है, बहुत ही शो ऑफ नहीं, बहुत ग्लासेस और चीजें। उस समय की शुरुआत में भी तो आप जानते ही हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होती थी, ग्लासेस का बहुत यूज नहीं होता था। तो मिनिमलिस्टिक डिजाइन का मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ही कम और साथ ही साथ दैट शोकेस द बेयर बिल्डिंग मटेरियल और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और डेकोरेटिव डिजाइन ज्यादा दिखाई दे, मटेरियल ज्यादा दिखाई दे, जिसमें ब्रिक्स भी होते हैं, कंक्रीट भी होते हैं, सीमेंट होती है, ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि शेप्स का प्रेजेंटेशन ज्यादा और बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन हो, बहुत ज्यादा डिजाइन का यूज ना हो। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि इसमें स्टील, टिम्बर, ग्लास, इन सब का भी मटेरियल यूज हो सकता है, होता है बहुत ही, पर डिजाइन और कार्वेशन बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, इसे कहते हैं ब्यूटलिस्टिक आर्किटेक्चर। सो प्री के पर्पज से आप इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द नेक्स्ट लेग ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। ये भी आपकी द हिंदू की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसको हम गो थ्रू करेंगे डिटेल में क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वॉर पे सवाल आपसे आने की उम्मीद डायरेक्टली तो नहीं बनती मेंस पे, पर जोग्राफिकल एस्पेक्ट से और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिनेरियो को लेकर के, वो भी जरूरी होती है प्रिपरेशन के लिए। सो इसके लिहाज से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट लेग ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर में कह रहे हैं, नेक्स्ट लेग का मतलब है कि आप देखिए 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, कोई अंजाम नहीं आया है और अभी भी चले जा रहा है। और अब ऐसा लग रहा है यूक्रेन की तरफ से कि कोई नया मोड़ आने वाला है और रशिया कुछ नया काम कर सकता है। इशू क्या है प्रेजेंट में कि कुछ सवाल उठा रहा है आर्टिकल कि व्हाई इज यूक्रेन आस्किंग फॉर मोर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम नाटो। नाटो अलायंस से वो अब और वेपन्स क्यों मांग रहा है यूक्रेन, ठीक है, हथियार क्यों मांग रहा है। Now, why was Germany reluctant to send its Leopard 2 tanks? और जर्मनी रिलेक्टेंट, अब तो खैर वो तैयार हो गया, लेकिन रिलेक्टेंट क्यों था, वो मना क्यों कर रहा था अपने टैंक्स को भेजने के लिए। फिर व्हाट ऑल रीजन्स आर नाउ अंडर रशियन कंट्रोल, वो कौन कौन से इलाके हैं जो रशिया कंट्रोल में है। और साथ ही साथ व्हाई डिड द यूएस इनिशियली रिफ्यूज टू सेंड इट्स अब्राम्स टैंक्स, और पहले यूएस ने भी रिफ्यूज किया था अपने अब्राम्स टैंक्स भेजने के लिए। देखिए होता क्या है ना कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के जो कंसिक्वेंसेस थे या फिर वहां तक पहुंचने की जो लड़ाई थी, वो ऐसे कुछ रास्तों से होकर निकली थी। इसके लिए हर देश जानता है, जर्मनी हो चाहे यूएस हो। तो उसके हवाले से वो कभी कभी मना करते हैं फिर अग्री करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं अगर हम इसको एस्केलेट करेंगे फर्दर तो चीजें खराब हो सकती हैं, और यही मुख्य कारण है ना। यहाँ आप देखेंगे कुछ इलाका यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रशियन कंट्रोल में है, कुछ हमारा यूक्रेन कंट्रोल में है और कुछ कुछ अभी भी रिक्लेम किया गया है यूक्रेन के द्वारा, उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो सवाल कुछ ले लेते हैं पहले, स्टोरी क्या है अभी तक
कि जो अभी तक की स्टोरी, 1 साल की स्टोरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है इसमें, कि रशिया कह रहा है कि रशिया's यूक्रेन इन्वेजन शुरू हुआ था, 12 महीने हो चुके हैं और कोई अभी भी रास्ता निकला नहीं है, एंड ऑल साइड्स आर गियरिंग अप फॉर अ मेजर एस्केलेशन, और ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भयंकर होने वाला है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि 1 साल हो चुका है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि सीरिया की वॉर में भी बहुत सालों तक कोई रिजल्ट नहीं निकला था, पर वहां वो कहते हैं कि वो एथनिक वॉर थी और असद बहुत वीक व्यक्ति था वहां पे, ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट कहते हैं, उसको नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहली बात तो कि हर चीज नेगेटिव एस्पेक्ट में आगे जाए, बट क्योंकि रशिया का रवैया ऐसा है, तो उसके लिए लोग, क्योंकि वो आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के एरा में रशिया और यूएस दो पावर थे, और ऐसा मानते हैं कि रशिया उनमें से एक सुपर पावर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ और करने की सिचुएशन में जा सकता है। ठीक है। द रशिया विद विच सफर्ड सम सेटबैक्स लास्ट ईयर, रशिया को झटके पड़े थे यूक्रेन में, कुछ जगह वो उन्होंने डिफॉल्ट उनको फॉल्ट भी सॉरी उनको झटका लेना पड़ा, और उनको कहीं कहीं पीछे हटना भी पड़ा, पर फिर भी वो अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्ड बैटल फील्ड मोमेंटम विद माइंड एडवांसेस, ऐसा लग रहा है कोई मोमेंटम क्रिएट करने वाले हैं। और साथ ही साथ यूक्रेन हुज ट्रूप्स आर स्ट्रगलिंग टू डिफेंड द फ्रंट लाइंस इन द ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट और साउथ में यूक्रेन की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, और इसकी वजह से वो कुछ और वेपन्स को लेना चाह रहे हैं, नाटो क्योंकि उनको सपोर्ट कर रहा है लंबे समय से, इसलिए वो नाटो सपोर्ट एलाई से सपोर्ट ले रहे हैं। नाउ व्हाइल जर्मनी इजीली अर्ली रेजिस्टेंस, जर्मनी पहले मना कर रहा था, उसने फाइनली अपने लेपर्ड 2 बैटल टैंक्स को भेजने की बात पक्की कर दी है, और साथ ही साथ जो इट हैज नाउ फाइनली अग्रीड टू सेंड द टैंक्स। ठीक है। और यूएस का भी पहले कुछ रवैया था कि वो शायद नहीं भेज रहे थे अपने टैंक्स को, पर अभी फिलहाल के लिए ही इज विलिंग टू सेंड, बट जर्मनी अभी प्रेजेंट में लेपर्ड 2 आर्म्स को, अपने टैंक्स को भेज रहा है, और अभी न्यूज भी आई है उसकी। ओके। नाउ द नेक्स्ट लैग फॉर द, अब समस्या क्या है कि इतने सारे वेपन्स की जरूरत क्यों पड़ रही, सिचुएशन अभी तक कहाँ पहुंची है। तो जो पिक्चर मुझे मिली है गूगल से, आप जनवरी 19 की है, आप भी ले सकते हैं, और सोर्स है अल जजीरा, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर का क्या है कि सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट आर वाइटल फॉर यूक्रेन, मतलब पश्चिम से जो उसको हेल्प मिलती है अगर वो नहीं मिलेगी तो ये देश थोड़ा लड़ने में कमजोर पड़ेगा। एंड यूएस यूक्रेन्स लार्जेस्ट डिफेंस सप्लाई, और यूएस जो है वो मुख्य सप्लायर है यूक्रेन का इस पूरी लड़ाई में। ठीक है। एक दो पॉइंट यहाँ ये क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरा है हैज कमिटेड टू सेंडिंग कीव मोर देन 27 बिलियन डॉलर का जो मुहैया कराने की जो बात है, मतलब इतने पैसे की मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री एड्स को वो भेजने के लिए उनका वादा है, कमिटेड है, सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 424, जब से वॉर शुरू हुई है February 24 में। तो अभी हम जनवरी में आ गए, जनवरी खत्म हो रहा है, February में 12 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। आप देखिए कुछ इलाके यहाँ कवर्ड है, कुछ इलाके अनकवर्ड है। इसको हम ये पिक्चर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर इसको हम न्यूज की हेल्प से और समझेंगे। नाउ व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द वॉर, अभी क्या चल रहा है वहां पे। आफ्टर यूक्रेन which lauded a counter offensive in September, recaptured swathes of Kharkiv Oblast in the northeast and Kherson city in the south। तो इसको हम मैप में देखते हैं, वो कह रहे हैं कि खारकीव ओब्लास्ट को उन्होंने कैप्चर करा, और साथ ही साथ दूसरी जगह है खारकीव के साथ साथ खारसन सिटी। सो खारसन यहाँ पे आया, और साथ ही साथ हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे खारकीव मिलेगा हमें। ये इसके कुछ इलाकों को उन्होंने क्या किया, रिकैप्चर किया यूक्रेन ने। ठीक है। तो उसको अंडरलाइन अभी मैं सर्कल कर रही हूँ। नाउ उससे हुआ क्या, द ओनली प्रोविंशियल कैपिटल द रशियंस हैड टेकन सिंस द वॉर बिगन, और जब शुरुआत हुई थी वॉर की तो इन इलाकों पे पहले रशिया ने, प्रोविंशियल कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल जो थोड़ी पकड़ में थी पहले रशिया के, और अभी थोड़ा सा इनको वो कह रहे हैं कि हमने इसको रिकैप्चर किया है। Now the conflict had turned into a war of attrition until recently, और अब जो सिचुएशन बन रही कुछ और इलाके समझते हैं। रशियन ट्रूप्स प्रीडोमिनेटली प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप को अभी इलीगल साबित किया गया, कुछ दिन पहले उसको डीलिस्ट में डाला गया है, पर फिर वी हैव बीन ट्राइंग टू सीज बाकमुट अ सिटी इन डोनेस्क, जो इस जगह भी इस तरह की है, यहाँ के नाम ही बड़े वैसे। सो ये बाकमुत ये दिखा हमको यहाँ पर, जो डोनेस्क नाम है, डोनेस्क उसमें एक जगह है, उसको सीज किया है उन्होंने इन द डॉनबास रीजन विच मॉस्को नाउ क्लेम्स एट इट्स ओन फॉर द पास्ट 6 months। अच्छा, इन जगहों को लोकेट करने का फायदा क्या है, हमको पता चलता है कि एक्चुअली पावर कहाँ पे डोमिनेट कर रही है, कौन सी कंट्री की। ठीक है। नाउ एज दोज एफर्ट्स डिड नॉट बेयर फ्रूट, मतलब इतनी आप देखिए ये दो इलाके उनके रिकंट्रोल में आ गए यूक्रेन के, और ये दो मेजर इलाके, क्योंकि रशिया यहाँ से आ रहा है
यहाँ से अटैक कर रहा है, तो ये जो मेजर इलाके वो कैप्चर करता जा रहा है, ठीक है। इसको वहां यूक्रेन ने रिकैप्चर किया इन इलाकों को। नाउ एज दोज रेफर्स डिड नॉट बेयर फ्रूट इन रिसेंट वीक, रशियाज फोकस शिफ्टेड टू सोल्डार, अ टाउन दैट लाइज 18 किलोमीटर फ्रॉम बाखमुत। तो जो बाखमुत जगह है ना, ये इससे इसी के आसपास 18 किलोमीटर के इलाके में जगह है सोल्डार, उसको भी वो टारगेट कर रहा है। नाउ रशियन ट्रूप्स टोर थ्रू द यूक्रेनियन डिफेंस इन सोल्डार रादर क्विकली, और उनको लगता है कि वो जल्दी अटैक यहाँ कर लेंगे। तो अगर वो मेजर कवर कर लिया उन्होंने इतना इलाका रशिया ने, देखिए आधा यूक्रेन तो वो ले ही जाएंगे अपने साथ, तो ये डर अभी फिलहाल के लिए बन रहा है। Now taking the town and making further advances towards Bakhmut, ठीक है। ये फिलहाल के लिए जोग्राफिकल लोकेशन है। अच्छा, प्री के पर्पज से अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिन्पो रिवर दिख रही है। डिन्पो रिवर कहाँ है? ये यूक्रेन में है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे ब्लैक सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बनता है। और साथ ही साथ क्रिमिया का जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये लाइन्स यहाँ दिख रही है, क्रिमिया एक ये भी रशिया के कंट्रोल में है बिफोर 24th ऑफ 22। लास्ट ईयर 24 फरवरी के पहले से ही क्रिमिया रशिया के कंट्रोल में ऑलरेडी जगह है, ठीक है। now आगे बढ़ते हैं। In the south, Moscow claimed that its troops have pushed through the front lines in Zaporizhia। ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि साउथ में मॉस्को क्लेम कर रहा है कि वो जपोरजिया तक आगे निकल गया। जपोरजिया जो ये जगह है, यहाँ तक वो आगे निकल गया, यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द फोर यूक्रेन प्रोविंसेस रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूनिलेटरी एनेक्स इन सितंबर। वो कह रहे हैं कि इसको मैं सितंबर में एनेक्स अपने मिला लिया था। As of now, Russia controls only parts of Zaporizhia province, including its eponymous nuclear प्लांट। और यहाँ पे एक न्यूक्लियर प्लांट भी है, वो सिर्फ नाम मात्र का न्यूक्लियर प्लांट है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप मैप में देखें तो यूक्रेन के आप ईस्ट वेस्ट में जाएंगे तो रिविन करके एक जगह है, ये उनका मेजर न्यूक्लियर प्लांट है। और लड़ाई यहाँ पर चल रही है, इस इलाके में लड़ाई चल रही है, जिसमें से एक जो नाम मात्र का न्यूक्लियर प्लांट है वो भी रशिया के कंट्रोल में है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जपोरजिया पे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। बट अब सिचुएशन क्या है कि रशिया को लग रहा है कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन में आ रहा है धीमे धीमे, और ये उनके हाथ में रह जाए और यूक्रेन के हाथ से निकल जाए, इसलिए यूक्रेन को अब जो है आर्म फोर्सेस की या और वेपन्स की जरूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिलहाल वो बाखमुत को क्लेम कर रहा है, मारिपोल को, और क्लेम कर रहा है, साथ ही साथ वो जपोरजिया। तो मतलब इतना पोर्शन अगर वो क्लेम कर रहा है और कर ले जाएगा, तो ये जो खार्किव और खार्सन को जो वो कह रहे हैं ना कि यूक्रेन वाले अपने हाथ में उन्होंने रिकवर कर लिया है, वापस से ले लिया है, तो वो भी निकल जाएगा। तो क्योंकि जो समझने वाली बात ये है कि यूक्रेन के पास जो भी आर्मर्ड वेपन्स हैं, वो सब यूएसएसआर या रशिया के दिए हुए ही हैं और पुराने हैं उनके दिए, मतलब यूएसएसआर या फिर रशिया जब जब बना उनके सपोर्ट से बनाए हुए औजार या आर्मर्ड फोर्सेस ज्यादा हैं या आर्म्ड वेपन्स हैं, मतलब उनके पास ज्यादा तकनीकी चीजें नहीं है। इसलिए यूक्रेन को नाटो से हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है। और फिलहाल जो जर्मनी ने उनको लेपर्ड टैंक भेज रहा है, वो काफी तकनीकी विकसित है और उससे उनको हेल्प भी मिलेगी। ना व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द वॉर? अभी क्या सिचुएशन क्या चल रही है, इसी में जो पहले हम देख रहे थे करंट स्टेट में, उसी को आगे देखते हैं कि सप्लाईज फ्रॉम वेस्ट आर वाइटल फॉर यूक्रेन। चाहिए और यूक्रेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट हमको मिल रहा है उनको यूएस से। साथ ही साथ जर्मनी जो पहले मना कर रहा था, अब उसने अग्री कर दिया है। उसका सवाल क्या था कि वो मना क्यों कर रहा था? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है यूरोप में, वो जर्मनी ये डर रहा था कि कहीं वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन तो नहीं बन रही है। अभी भी डर सबके अंदर तो है ही। नाउ पॉइंट ये है कि वो अगर इसको और एस्केलेट करते हैं वो अपने वेपन्स को दे करके, तो चीजें कैसी बनेगी। और साथ ही साथ अभी फिलहाल लंदन ने भी उनको यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात बोली है। दे वांटेड मोर टैंक्स फॉर कमिंग लैंड वॉर। उनको लगता है कि कोई नई चीज हो सकती है, इसलिए जर्मनी से उनको और जर्मनी, यूएस और यूके से वो और वेपन्स को मांग रहे हैं यूक्रेन। और जबकि वो सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो वो और सपोर्ट चाह रहे हैं। नाउ सिचुएशन क्या है, आप देखिए कि नाटो के जो देश हैं, जिसमें आप देखिए कि जर्मनी यहाँ पे है, उसके साथ ही साथ आप यूक्रेन को यहाँ देखेंगे, युद्ध और रशिया इसके साथ है, उसके साथ आप देखेंगे साथ में पोलैंड लगा हुआ है। तो जर्मनी ये डर रहा है कि जो उसकी सिचुएशन है यूरोप में, वो उस सिचुएशन की तरह ही क्यों ना बन जाए कि कहीं जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी, कि एस्केलेशन बढ़ जाए और उसके ऊपर अटैक चालू कर दे रशिया डायरेक्टली। और साथ ही साथ उसकी जो न्यूक्लियर पावर है जर्मनी का, ऐसे समझ में आ रहा है कि वो जो उनकी
रिप्लाई करने की जो पावर है, न्यूक्लियर पावर, वो थोड़ी सी कम है, कम सशक्त है। जैसे कि फ्रांस की है उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि यूके की है उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी जर्मनी बीच में पड़ता है। और साथ ही साथ इन सब छोटे देशों को छोड़ दें तो ये जर्मनी ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसको रशिया टारगेट कर सकता है, अगर वो यूक्रेन को रसद पहुंचाता रहा तो। ठीक है, ये उनका डर है। ये इसी वजह से वो सोच रहे थे कि मैं थोड़ा सा इन टैंक्स को ना भेजूं, पर प्रेशर में आकर के, नेटो के प्रेशर में और कंसिडरेशन के चलते फाइनली ये ऐसा अग्रीमेंट हो गया है कि वो भेज रहे हैं। नाउ नेटो को समझ लेते हैं कि नेटो एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन में समझते हैं कि नेटो का गठन हुआ था इस पर्पस से 1949 में, कि वो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के देशों से मिलके बना। उसका मेन पर्पस ये था कि पीस टाइम मिलिट्री अलायंस हो जाए लोगों के बीच, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो। साथ ही साथ जो सोवियत यूनियन की पावर डेवलप हो रही थी उस समय 1949 के समय, क्योंकि आप ध्यान देंगे कि 1991 में जाकर के यूएसआर डिमोलिश हुआ, तो उसके पहले तक जो रशिया एक बड़ा पावर बनता चला जा रहा था। क्योंकि अगर आप यहाँ वापस आए तो ये सारे के सारे देश रूस का ही हिस्सा थे। एक्चुअली आप देखें तो कुछ कम ही, अगर आप पुरानी पिक्चर में जाएं तो ये सारे के सारे देश रशिया का ही पार्ट थे, जो यूएसएसआर था पहले, राइट। तो अगर देखिए तो उसका पहले का ही हिस्सा था, वो दोबारा से इनको वो अपने अंडर में लेकर के इनके रिसोर्सेज को भुनाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ। ठीक है, तो उस केस में वो ये इसका जो गठन हुआ नेटो अलायंस का इसीलिए हुआ कि हम सोवियत यूनियन की जो जो प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी, हम उसके अगेंस्ट एक पावर बन के निकले, उसको पता चले कि हम अकेले नहीं बैठे हैं और अगर देशों को अपने हथियाता रहा तो हम भी उससे लड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए नाटो का गठन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और थोड़ा सा प्री के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट बनता है। नाउ अगर देखा जाए तो मेंस के पर्पज से यूएसएसआर से जुड़े हुए सवाल या कोल्ड वॉर से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। नाउ अब देखते हैं कि वाई वॉज जर्मनी रिलेक्टेंट टू सेंड इट्स टैंक। इसका मेन रीजन मैंने आपको बताया कि वो सोचते थे कि एक्चुअली अगर ये चीजें और एस्केलेट होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ ना जाए, जो बर्लिन के लिए ठीक नहीं है। पर उनकी सरकार में कुछ लोग चाहते हैं, 50% लोग चाहते हैं कि सपोर्ट ना करें हम कि यूक्रेन को, 38% लोग चाहते हैं कि हम सपोर्ट करें। उसके साथ ही साथ एंड लैकिंग इट्स ओन न्यूक्लियर डेटरेंट, उनके पास जो न्यूक्लियर डेटरेंट है बहुत वो कुछ कमी है उसमें, ऐसा उनको लग रहा है, जिसकी जितना फ्रांस और यूके के पास पावर है उनकी उतने पास नहीं है। और अपनी ये डिसएडवांटेजेस पोजीशन की वजह से वो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करना चाहते नाटो और नाटो के साथ रह के रशिया को। दैट इज द पॉइंट। पर फिर भी उन्होंने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना बन जाए, और साथ ही साथ जो उनकी तकनीक है, ये लेपर्ड 2 की जो टेक्निक है, उसको कहीं कैप्चर करके रशिया उस तकनीक को ना ले ले, ये भी उनको समस्या है थी। लेकिन फिर अब वो फिलहाल वो अग्री हो गए हैं, हैवी प्रेशर की वजह से उन्होंने अग्री कर दिया है कि चलो ठीक है हम टैंक्स दे रहे हैं। Now, after the initial caution, the US risk appetite and conflict have steadily increased with the Biden administration. वो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल थोड़ा और समझाता है कि जो अमेरिका भी पहले थोड़ा सा रिलेक्टेंट था, लेकिन धीमे धीमे वो समझ रहा है कि रशिया की जो पावर है, कहीं वो रशिया एक जानबूझ के कोई ऐसा कदम ना उठाए जो इस पूरे रीजन के लिए खतरनाक हो और नाटो मेंबर्स के नाटो मेंबर्स के अगेंस्ट ना चला जाए। इसलिए अब वो भी, अभी पहले उसने रूल्ड आउट किया था इस बात को कि हम अपने जो टैंक्स को नहीं भेजेंगे, पर फिर भी सेइंग अब्राम्स रन ऑफ जेट फ्यूल वर कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच वुड रिक्वायर मंथ्स टू ट्रेन यूक्रेन ट्रूप्स। मतलब उन्होंने कहा था कि जो हमारे जो अब्राम टैंक्स हैं वो काफी ज्यादा तकनीकी विकसित हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको यूक्रेन ट्रूप्स उसको एग्री नहीं कर पाएंगे और मतलब सीख के चला नहीं पाएंगे। इस वजह से वो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी डिप्लोमेसी चलती चल रही है। उसके चलते के साथ नेटो जो अलायंस है वो अग्री हो गया है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। अब क्या है, सवाल बनता है कि यूक्रेन को जो स्पेसिफिकली वो लेपर्ड को ही क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि तकनीकी विकसित चीज है और साथ ही साथ यूक्रेन को के पास सोवियत एरा वाले टैंक्स हैं जो पुराने हैं, और साथ ही साथ उनको ये सिर्फ ये लेपर्ड की बात नहीं हो रही है, जितने भी देश नेटो अलायंस देश हैं उन सबसे उनको वेपन्स की जरूरत है। और वो नहीं चाहते कि हम किसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हो और रशिया हमारे ऊपर अटैक कर दे और हम कुछ कर ही ना पाए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि हमको ज्यादा ज्यादा वेपन्स मिल जाए, जिसमें से 2000 लेपर्ड ऑलरेडी यूरोप में है और उनको जो रसद मुहैया जो ये वेपन्स है वो देने की बात फाइनली तैयार हो गया है जर्मनी। ठीक है ना, अब होगा क्या, अब नेक्स्ट क्या है कि ये लड़ाई या तो अगर बहुत एस्केलेट होती है, जिसमें से रशिया अगर वो बैटल फील्ड जो विक्ट्रीज मिले या जो इलाके जो बच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
कि मेल्टियोपोल जिसमें वो अटैक करना चाहता है, साथ ही साथ ये आपका जो खार्किव को दोबारा लेने की कोशिश कर रहा है, करेगा। और ये खैरसन ओब्लास्ट, ठीक है, उसके साथ और भी जो आसपास के जो मेजर इलाके हैं यूक्रेन की, अगर वो उन पे अटैक करता है और उनको कब्जा कर लेता है, तो उस केस में यूक्रेन की सिचुएशन खराब हो सकती है। इससे बचने के लिए ही ये सारे जो वेस्टर्न एलाइज हैं, ये हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की। उसके साथ ये जो सिचुएशन बनेगी, उसके केस में यूक्रेन ये भी चाह रहा है कि क्रिमिया को, जब ऑलरेडी वो उसका एक ब्रिज है, एक बड़ा सा ब्रिज है क्रिमिया में, जिससे वो इस रास्ते से आ करके भी अटैक कर सकता है यूक्रेन को। उसको भी जो 2014 में ही मिला लिया था रशिया ने अपने में, एक लैंड ब्रिज है। तो उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे यूक्रेन वाले, क्योंकि अगर ये ब्रिज को तोड़ दिया तो ये जो इनकी पोजीशन है यहाँ पर इस इलाके में रशिया की, वो कमजोर हो जाएगी। इस ब्रिज से वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, और इससे यहाँ अटैक कर जो ये इलाका जो भी सेफ हो रहा है, बच सकता है शायद यूक्रेन का, वो उनके साथ रह जाएगा। और इससे वो वेपन्स जो मंगा रहे हैं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए बना रहे हैं, तो वो इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। ओके, सो जिस्ट यही है कि फिलहाल के लिए टैंक्स के लिए नाटो अलायंस रेडी है कि हम सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन को। साथ ही साथ रशिया की पोजीशन थोड़ी सी कमजोर लगती है इस मामले में, पर अगर ये फर्दर एस्केलेट होता है तो सिचुएशन कुछ बिगड़ भी सकती है। ये इस आर्टिकल का जिस्ट है। काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसको आप दोबारा गो थ्रू करके अपने नोट्स बना सकते हैं, पर जिस्ट मैंने आपको समझाया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है जो अनुराधा चिनॉय ने लिखा है। ये कुछ ऐसी चीजें बता रही हैं जो जो लोग इन खतरों को नहीं जानते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। वो कह रही है कि जो डॉलर को सेट असाइड किया जा रहा है, कैसे? अब हो क्या रहा है कि बहुत समय से एक फाइट चल रही है, मतलब करेंसी फाइट चल रही है, ध्यान दीजिएगा। वॉर तो चल ही रही है, उसके साथ साथ करेंसी फाइट चल रही है, जिसकी वजह से नई सप्लाई चेन्स और ऑल्टरनेटिव करेंसी चेन्स का एक्सपोजर बढ़ रहा है। मतलब करेंसी डॉलर का वैल्यू बढ़ने से जो छोटी करेंसीज हैं उनको एक्सचेंज में इशू आता है, उनकी करेंसी ज्यादा लगती है डॉलर को लेने में, जिससे क्या हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनकी करेंसी में एक्सचेंज होने लग जाए। ठीक है, उससे डॉलर की जो प्राइस है, डॉलर की प्राइस उनको देनी नहीं पड़ेगी और अपनी करेंसी में आप पेमेंट कर पाओगे। वो अच्छा तो है, लेकिन ये कह रही हैं कि इसके काफी नुकसान भी हैं। ठीक है, नाउ हो क्या रहा है, जो मल्टीपोलर इंटरनेशनल दुनिया चल रही है ना, इस पावर का जो डाइवर्जन यहाँ वहाँ चल रहा है जियो इकोनॉमिक्स को लेकर के। सो छोटी छोटी कंट्रीज जो है साउथ की, स्पेशली जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वो करेंसी स्वैप कर रही हैं आपस में अपनी डीलिंग के लिए। राइट, उससे क्या हो रहा है कि आपकी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ सवाल उठाती हैं। इज दिस मल्टीपोलरिटी इरिवर्सिबल? मतलब आप मल्टीपोलरिटी की वजह से, मतलब जो पावर का स्विच चल रहा है ना यहाँ वहाँ, आप चाह रहे हैं कि आपके एशिया के देश आप आपस में ट्रांजेक्शन करें, फिर आप चाह रहे हैं पश्चिम के देश आपस में ट्रांजेक्शन करने लग जाए। इससे क्या होगा कि डॉलर की जो एक्सचेंज पावर है उसको आप कम करना चाह रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और कैन द डॉलर हेजिमनी बी चैलेंज? क्या वो चैलेंज करे जा सकता है? अगर आप ध्यान दें, सवाल क्या उठ रहा है यहाँ पे कि जो भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं ना, वो सारे डॉलर में होते हैं, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो ट्रांजैक्शन करने में कम से कम पॉलिसीज है, कम से कम रेगुलेशन लगाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो ग्लोबल कवरेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, कुछ करेंसीज हमारी बास्केट में आती हैं, जैसे यूएस डॉलर आता है, उसके साथ जापानीज येन आता है, पाउंड स्टर्लिंग आता है, और चाइनीज युआन भी आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी करेंसीज हैं जो जो ग्लोबल लेवल पे डोमिनेट करती हैं। जब जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, तेल खरीदते हो, अनाज खरीदते हो, तो आपको इन्हीं डॉलर से पेमेंट करना पड़ता है। पर हो क्या रहा है, जो ये पावर शिफ्ट चल रहा है ना, जिसको कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स के चलते ये बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है। और छोटी छोटी इकोनॉमीज आपस में, छोटी का मतलब जो बड़ी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, आसियान हो गए, सार्क के देश हो गए, इसको ज्यादा कर रहे हैं ना। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पैदा हो रहा है। वो क्या कह रही है, द स्टेडी बट अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज इज द बेस फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल द कंबाइंड जीडीपी ऑफ चाइना, वो कह रही है कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कि जीडीपी ऑफ चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ईरान और टर्की अगर मिल जाएं, तो वो G7 की इकोनॉमी से आगे निकल जाएंगी। ये वो देश हैं। और ये कर क्या रहे हैं, इंटर एशियन कंजम्पशन इज ड्राइविंग हाई लेवल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एशिया एंड कंट्रीज। क्या हो रहा है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं हाई लेवल पे, और इंडिया ट्रेड विद एशियन कंट्रीज इज हायर देन द वेस्ट। और हमारा जो ट्रांजेक्शन ट्रेड है, जो हमारा एशियन कंट्रीज में ट्रेड है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ चाइना ट्रेड विद एशियन कंट्रीज मोर देन डबल इन लास्ट फ्यू ईयर्स।
यूएई, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ट्रेडिंग इन लोकल करेंसीज एंड रीजनल पार्टनर्स। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका रीजनल पार्टनर मैंने कहा आसियान हो गया, ठीक है, उसके साथ ही साथ आपके सार्क के देश हो गए, ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रिक्स हो गया, ठीक है, तो उसके साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन हो गया। सो ये सारे जो देश हैं ये आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम डॉलर में स्विच ना करें, डॉलर में पेमेंट ना करें। उससे क्या होगा, हमारी करेंसी पे को डॉलर को खरीदने में ज्यादा करेंसी लगती है, क्योंकि इसके चार्ज डॉलर महंगा है और बाकी करेंसी सस्ती है, राइट। सो उस केस में चाहते हैं कि हम रीजनल पार्टनर से ही डील करें और हमारी करेंसी में पेमेंट हो, उससे हमें फायदा भी रहता है और साथ ही साथ हमको डॉलर्स की जो बैलेंसिंग है वो भी नहीं करनी पड़ती है ना। बायलेटरल करेंसी स्वैप्स अमंग आसियान कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया कितना है, ये है। अच्छा, ये सवाल, अच्छा इसे समझ में क्या आता है कि ये जो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर पावर्स चल रही है ना, कि एक ध्रुवीय, बहुपक्षीय और बहुपक्षीय, सो इनसे क्या होता है कि आपको लॉन्गर रन में नुकसान होगा, वो कहना चाह रही है। कुछ 2022 में आरबीआई ने भी एक सेटलमेंट सिस्टम बनाया था जिसमें हम वोस्ट्रो अकाउंट खोल करके पश्चिम में या विदेशों में अपने वोस्ट्रो अकाउंट खोल करके इंडियन रुपी में पेमेंट ले सकते हैं। अभी समझेंगे वोस्ट्रो अकाउंट क्या है। तो आरबीआई ने भी इसको फैसिलिटेट कर दिया। वो कह रही है कि एशियन सेंट्रल बैंक भी $400 बिलियन जो है लोकल करेंसी स्वैप दे रहा है, जिससे पेमेंट डॉलर की जगह इमर्जिंग कंट्रीज की करेंसी से पेमेंट हो सके। ठीक है, आरबीआई भी हेल्प कर रहा है और एशियन सेंट्रल बैंक्स भी हेल्प कर रहे हैं। नाउ वो कह रहे हैं कि रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो रशिया ने क्या किया, चाइना के जो करेंसी बॉर्डर है, जो क्रॉस बॉर्डर इंटर पेमेंट सिस्टम है, उसको ले लिया, वो पेमेंट कर रहा है। तो आप देखिए कि डॉलर से सब अलग हट रहे हैं। नाउ ब्रिक्स भी आपस में पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो चीज जो सवाल वो उठा रही हैं कि दिस मूव कैन कट इनटू द मोनोपोली ऑफ द डॉलर, इससे डॉलर की जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जा रहा है। दैट द यूएस हैज सिंस द 1970, 1970 से जो पावर है डॉलर की, डॉलर जोन की जो पावर है, उसको सेटिसाइड किया जा रहा है और हो ही रहा है। बट while many oil producers, refiners and buyers such as Russia, India, China, Venezuela and Iran has initiated trading hydrocarbons in national currencies, पर अब क्या हो रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना, वेनेजुएला, ईरान, ये सब हाइड्रोकार्बन्स भी अपनी करेंसी में खरीद रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, 22 में हमारे आरबीआई ने वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की बात बोली थी। समझते हैं वोस्ट्रो अकाउंट क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या है वोस्ट्रो का मतलब हुआ, जो आपके सपोज करिए एसबीआई है, इसका खाता किसी विदेशी बैंक में खुल जाए अगर, तो ये उनके लिए वोस्ट्रो होता है, हमारे लिए नोस्ट्रो होता है। हमारे एसबीआई का खाता किसी पश्चिम देश के बैंक में अगर खुल जाए, उसे कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट, और उनके लिए वो अकाउंट कहलाता है वोस्ट्रो अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उनके लिए वोस्ट्रो है। सपोज करिए ये एबीसी बैंक है अमेरिका की, इन्होंने एसबीआई का खाता अपने में खुलवा दिया ट्रांजैक्शन के पर्पज से, तो ये एबीसी के लिए वोस्ट्रो है और एसबीआई के लिए नोस्ट्रो अकाउंट है। ठीक है, मतलब एक तरीके का सुविधा आपको दी जाती है कि आप पेमेंट अपनी करेंसी में करिए। सो इंडियाज वोस्ट्रो अकाउंट इनेबल रूबी पेमेंट फॉर रशिया क्रूड, हमें रशिया के क्रूड के लिए फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने इसको अलाउ किया था कि $4 बिलियन अ मंथ की फॉरेक्स आउटगो को आप कर सकते हैं अपने पेमेंट के लिए इंडियन रुपी में। और चाइना ने युआन रूबल राउट को लिया था 2020 में। तो इस तरह की चीजें हो रही काफी समय से, पहले भी सवाल उठ चुका, आर्टिकल आ जाया है। सो उस केस में क्या है, आप समझता क्या है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू दीज ट्रेड्स अमाउंट टू, फर्स्ट डिस्पाइट स्पेकुलेशन देयर इज नो मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। वो कह रही है कि आप कभी भी डी डॉलराइजेशन नहीं कर पाओगे, डॉलर से आप दूर नहीं भाग सकते। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, हमारी जो सारी करेंसीज पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं होती, वर्ड आता है कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि हमने 100 रुपए अगर आपको दिए, तो ये पूरे के पूरे 100 रुपए आपको 100 रुपए मिल जाएं आपको, इसे कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल। पर अगर हम आपको 100 रुपए दें और सिर्फ आपको 95 रुपए मिले, इसे कहते हैं पार्शियल कन्वर्टेबल। सो जो करेंसीज हैं वो पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है, उसमें इंडियन करेंसी भी आती है। और डॉलर जो है, डॉलर फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है, जो अगर आप इसमें ट्रांजेक्शन करते हो तो पूरा का पूरा आपको पैसा मिलता है और उसमें रेगुलेशन बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल करेंसी है। पश्चिम के सारे देश और काफी डेवलप्ड कंट्रीज इसी में डील करती हैं। पहला सवाल तो ये हो गया कि ये डी डॉलराइजेशन नहीं हो सकता, साथ ही साथ नेशनल करेंसीज फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, और साथ ही साथ सेकंड, डॉलर मेक 60% ऑफ द ग्लोबल करेंसी, यूरो 20% और येन बनाता है 5%, मतलब 60% जो कवरेज है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है पूरे बिजनेस का, वो डॉलर के हाथ में है, तो आप उसे किनारे नहीं कर सकते। फिर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ नेशनल करेंसीज इज ट्रेड इज इंक्रीजिंग, और नेशनल
करेंसी में तो ट्रेड तो बढ़ रहा है, पर फिर भी कलेक्टिव वेस्ट ऑप्शन वर नॉट अवेलेबल अर्लियर। पर फिर भी जो नेशनल करेंसीज का जो कलेक्टिव वेस्ट ऑप्शन है, जहां वो आपको सुविधा देते हैं कि अपनी करेंसी में आप पेमेंट करो, वो पहले अवेलेबल भी नहीं था। ना द पॉइंट इज दिस, इस सिस्टम को बढ़ाने से जो न्यू सप्लाई चेन जो अब आ गई है, जिसमें आप अपनी करेंसी में पेमेंट कर सकते हो, उससे मल्टीपल सर्कुलेशन सिस्टम बनेगा। मतलब हर देश डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, कन्वर्टिबिलिटी भी नहीं आएगी और लॉन्गर रन में इसके नुकसान होंगे, ये वो कह रही हैं। दिस इज द मटीरियल बेसिस ऑफ द मल्टीपोलर सिस्टम। और ये क्या है, ये बेसिस क्या है, मल्टीपोलर, मतलब कई देशों के हाथ में पावर का सरेंडर चला जाएगा, ये वो कह रही है। जैसा ध्यान दीजिए, यूनी का मतलब एक देश के हाथ में, बाई का मतलब दो देशों के हाथ में, और मल्टी का मतलब कई देशों के हाथ में। अगर सपोज करिए 10 करेंसीज ऐसा ऐसा आ जाती है मार्केट में, और 10 देश कहते हैं कि हमारी कंसर्न करेंसी में डील करो और डॉलर को स्टैंडर्ड मत बनाओ, तो उससे क्या होगा, ये 10 देश अपनी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इससे मोनोपोली क्रिएट होगी, और जो यूनानिमसली पेमेंट होती है डॉलर में, वो भी बंद हो जाएगी, और आपकी करेंसी क्योंकि पार्शियल कन्वर्टेबल है, तो आपका नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। सो ये था हमारा 3 आर्टिकल। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, और अगर आपको ये पसंद आए तो गिव मी अ कमेंट बैक, और इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कल, और तब तक तैयारी करते रहिए।